तारा आकाश उपन्यास की द्वितीय खंड के भाग 6 में आपका स्वागत है। इस छठे भाग में हम अध्याय 5 को कवर करेंगे, तो चलें पढ़ें। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार शिरीष भाई की बातों से समर उद्वेलित हुआ, आंदोलित हुआ और प्रभावित भी हुआ, और उसने निर्णय किया कि अब मेरे जीवन में एक नई सोच आनी चाहिए। उसने अपने आप को धीरे धीरे महसूस कर लिया कि वह जो सोच रहा था वह सत्य नहीं है, वह अंतिम सत्य नहीं है, वह अल्टीमेट ट्रूथ जिसको कहते हैं वह नहीं है। दुनिया में और भी बहुत कुछ है। तो हम चलें। दोनों कानों में उंगलियां हो गया। दोनों कानों में उंगलियां ठूंस कर मैं बाहर चला आया, ताकि पीछे से आता एक शब्द भी कानों में न पड़े। सांझ हो रही थी और गाय भैंसों का झुंड सारी सड़क के रिक्शा तांगों को एक ओर समेट धूल उड़ाता, गोबर फैलाता लौट रहा था। मंदिर या संघ में जाने का तो अब कभी ख्याल ही नहीं आता, जैसे उन सारी चीज़ों से बहुत दूर चला आया हूँ, या जिस व्यक्ति का उन सबसे संबंध था वह कोई दूसरा आदमी था, मैं नहीं था। देखिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि या जिस व्यक्ति का उन सबसे संबंध था वह कोई दूसरा आदमी था, मैं नहीं था। यही लाइन आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है। यही लाइन आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है। किस व्यक्ति की बात की जा रही है, किससे संबंध था, कौन दूसरा आदमी था, नहीं था, यही आपको दी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं, लेखक के रूप में समर कह रहा है, समर के रूप में लेखक कह रहे हैं, मैं नहीं था। सब मुझे बेकार और समय की बर्बादी लगते थे। साथ ही लगता था कि आज के समय में लोग कैसे इतना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। अपने उसी पार्क में आकर चुपचाप पड़ गया। यहीं तो विवाह के पहले दिनों मैं आकर लेटा करता था। दिन छिपने में अभी काफ़ी देर थी और लोग पतली पतली सड़कों और पगडंडियों पर इधर से उधर टहलने आ जा रहे थे। उनका चलना और हंसना देखकर लगता था मानो इन्हें कोई चिंता ही नहीं। आया खिलखिलाते बच्चों को गाड़ियों में घुमाने ले जा रही थी। कभी कभी कोई युवक और युवती आपस में घुल मिल और हंस हंस कर बातें करते चले जाते थे, तो पास के लॉन में निर्निमेष खुली आंखों से उन्हें देखता मैं मन ही मन दांत किटकिटाया करता। साले कैसे निकल गए हैं, जैसे इन्हें खाने पीने की कोई चिंता ना हो। बाप कमा कर रख गया होगा, घर में दोनों वक्त चकचक होती होगी, लेकिन घूमने इस तरह चले आए हैं जैसे सिनेमा देखने निकले हो। उल्लू के पट्टे, इन लोगों को कोई काम नहीं रह गया, और अपनी इस विचित्र उड़ेली आदत पर क्रोध भी आया और हंसी भी। मुझे हो क्या गया है, या दूसरों की हंसी खुशी भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं जैसे अफीम के नशे में निस्पंद और निश्चेष्ट पड़ा इधर उधर देखता रहा, मानो असहाय और बीमार पड़ा हूँ और उठा नहीं जा रहा है। निष्पंद यानी जिसमें कोई स्पंदन ना हो, यानी चेतना ना हो, जिसको अनकॉन्शस कह सकते हैं। निश्चेष्ट यानी कोई चेष्टा ना कर रहा हो, कोई हरकत ना कर रहा हो, हाथ पांव एकदम शून्य पड़ गए हो। ऐसा होकर के कह रहे हैं, इधर उधर देख रहा था जैसे वो असहाय और बीमार है, वो उठ नहीं पा रहा है। अधखुली आँखों से चारों ओर देखता रहा। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दो लड़के साइकिल पर लदे चले आ रहे हैं, वह आदमी झूम झूम कर किताब पढ़ रहा है, वे दो चार लड़कियां चोटियां झुलाती चहलकदमी कर रही हैं, वह लड़का पिल्ले के पीछे भाग रहा है। लो, फिर यह एक जोड़ा आया। लगता था जैसे किसी दूसरे लोग से सब कुछ देख सुन रहा हूँ। बस घर से आती आवाज़ें मानो यहाँ तक पीछा करती चली आ रही थी। उफ, वह घर है, कीड़े कुलबुलाता नरक है, नरक। ठीक है,
आगे हम लोग देखें, रोटियों में आज घी क्यों नहीं लगा रही भाभी। थाली परोसकर जैसे ही प्रभा ने अमर के सामने सरकाई, अमर रोटियों की सूरत देखते ही तुनक उठा। घी खत्म हो गया लाला जी, प्रभा ने मुलायम स्वर में बताया। देखो पूछ सकता है कि लाला जी किसको कहा जा रहा था, तो अमर को कहा जा रहा था, क्योंकि अमर जो है छोटा था, तो छोटों को प्यार से भाभी हैं लाला जी कह देते हैं, बिहार में तो बउआ कहते हैं। अभी कल परसों ही तो शेर भर लाया था, खत्म भी हो गया। उसने तेज होकर पूछा, था ही कितना। प्रभा काम में लगी रही, इसलिए बिना ध्यान दिए ही बोली, अब तुम देख ही रहे हो घर में ही काम आ रहा है। अमर को या शायद अपनी उपेक्षा लगी, उसने उद्धत भाव से कहा, उद्धत यानी उतावला हो करके, यूँ क्यों नहीं कहती कि सारा अपने खसम को चटा दिया। खसम का अर्थ होता है पति, अरबी भाषा का शब्द है, कबीर के यहाँ बहुत मिलता है। घर का नाम क्यों लेती हो, हमें दिखता नहीं है घर में किसी को मिले या न मिले, लेकिन समर भैया की दाल में खूब घी डाला जाएगा, रोटियां खूब चुपड़ी जाएंगी, बस हमारे लिए। क्या है अमर, मैं चीख पड़ा। उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पौली में बैठा जूतों पर पॉलिश कर रहा हूँ। पौली यानी दालान। मैं चिंगारी निकालती आंखों से उसे यूं ही घूरता हुआ, एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में जूता लिए रसोई में आ खड़ा हुआ। मुझे देखते ही वह सपका कर चुप हो गया। रोटी के बहुत छोटे छोटे कौर चुगने लगा। वह बैठा था। मैंने एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारी और कहा, बेशर्म, बात करने की तमीज़ नहीं है, लगाम मुंह में है ही नहीं, जो जी में आया सो बक दिया। मैट्रिक में पढ़ते हैं ये। पीट कर एक बार उसने मेरी ओर देखा और थाली फेंक कर एकदम भन्नाया हुआ हननाता बाहर भाग गया। वहां गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। प्रभा ने रोटियां बनाना छोड़ झटके से गर्दन मुड़कर मुझे घूरा। तुम कहाँ बैठे बैठे सारी बातें सुनते रहते हो, बड़े आए हिमायत लेने वाले, जाओ यहाँ से बाहर। जूता लिए चौके में चले आए। मैंने गला फाड़ कर कहा, चुप रहो, ये इतना बड़ा हो गया, इसे बात करने का कायदा नहीं आता। तभी सारा दम लगाकर अम्मा वहीं अपनी चारपाई से चीखी, क्यों रे समर के बच्चे, इधर तो आज ज़रा, बस तेरी ही वह बहू लगती है, किसी और की कुछ नहीं लगती। जूता पोली में फेंका और मैं धड़धड़ाता हुआ अम्मा के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर खड़ा खड़ा अमर रो रहा था। क्यों रे, खाना खाते हुए इसे क्यों मारा तूने? माला का अंतिम बाना आंखों में से लगाकर अम्मा बोली, तेरा हाथ बहुत उठ गया है। तेरे मन में क्या है बाबा, तू हमें साफ साफ क्यों नहीं बता देता? हाथ उठाने की क्या बात है? मैंने भी खूब गला फाड़ कर कहा, यह अपने से बड़ों से कायदे से नहीं बोल सकता। मैंने क्या बदतमीजी से बात कही, बताना तो। अमर उद्दंडता और हेकड़ी से बोला, इतना ही तो पूछा था कि परसों ही तो शेर भर ही लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सामने ही सामने झूठ बोलता है। अम्मा की शेखी में बहुत ज़्यादा मत रहना अमर, अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ। मैं एक हाथ में ब्रश लेकर उस पर झपटा। खबरदार जो लड़के पर हाथ उठाया, अम्मा ने गरज कर डांटा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखता है। अब तो तुझे हम सब दुश्मन लगते ही होंगे। हम तो तेरे इन लक्षणों को पहले ही जानते थे। लक्षण यानी लक्षण, ठीक है, क्योंकि अम्मा जी कम पढ़ी लिखी हैं तो अपनी देसी अंदाज में खड़ी बोली हिंदी बोलेंगी। राइटर का ऐसा मकसद भी है। देखो कोई उस काले सिरवाली के लिए भाई पर हाथ उठा रहा। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही जो तू उसे शर्म की सीख दे रहा है? किस मुंह से वह सब कह रहा है? अच्छा तू बोलने लगा अपनी फुलंदे रानी से। तूने तो सारा आसमान सिर पर उठा लिया। रोज़ एक न एक उपद्रव, रोज़ एक न एक उधम। इससे अच्छा है
तो जब बोलता नहीं था तभी था। बोलता नहीं था तभी तो सारे के सारे सिर पर चढ़ गए हैं। कोई किसी को कुछ बदता ही नहीं। तमीज़ सलीका किसे कहते हैं कोई जानता ही नहीं। मैंने जवाब दिया, कोई किसी को बदता या नहीं, यानी कोई किसी को जो है कुछ नहीं समझता है। हाँ हाँ भैया, हम तमीज़ सलीका काहे को जानेंगे, वो तो तूने एक दिन में उस कलमुही से सीख लिया है ना। गुरु तो तुझे अब मिली है। लो अब लाडला हमें तमीज़ सलीका सिखाने चला है। कल तक पैदल चलना नहीं जानता था, तब तमीज़ सिखाने वाली नहीं आई, अब आसमान पर उड़ने लगा। धरती पर चल बेटा, धरती पर। बेशरम हुआ है या तू कि जब देखो तब बहू की आड़ लिए चले जा रहे हैं। न माँ का ख्याल न बाप का ध्यान। तेरे लिए छोटा बड़ा कोई रह ही नहीं गया। हम तो, और जब अम्मा रोने लगी। देखिए, हम इस तरह इसको पढ़ेंगे तो जो है ये प्रकरण बड़ा लंबा है। हम इसको ऐसे ही समझ लें कि यह जो है एक पारिवारिक कला है। मध्यवर्गीय क्लास में, जो लोअर मिडिल क्लास खास करके निम्न मध्यवर्गीय क्लास में इस तरह की घटनाएं जो है होती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के शोर शराबा झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह अम्मा ने जो है अमर का पक्ष लेकर के समर पे एकदम क्रोध कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है हम थोड़ा देख लें। अम्मा ने अंत में क्या किया, समर को ताना दिया कि कमाने के नाम पे तो अभी और पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। भाभी ने झटके से चिमटा प्रभा के हाथ से खींच लिया और मुंह फुलाए फूली हुई रोटियों को सारी ताकत से दांत पीस पीस कर चकले पर मारने लगी। 2-4 मिनट चुपचाप बैठने के बाद जब अम्मा को उनको समझ में नहीं आया भाभी क्या करें प्रभा को, तो अभी धीरे से उठी और रोती हुई बच्ची के पास गई। भाभी उसे क्रोध में यूं ही पटक आई थी, गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। ठीक है, रोटी बेलते बेलते ना जाने भाभी को कैसे पता चल गया था कि सब छोड़ छाड़ कर वह धम करती प्रभा के पास आई और बच्ची को एक तरह जबरदस्ती छीनते हुए बोली, रहने दो बहू रानी, तुम उसे छोड़ दो, जरा सा रो लेने दो, इतने रोने से मर नहीं जाती है। अगर इसकी किस्मत में रोना ही बदा है तो रो लेगी, मर जाएगी कम वक्त ज़्यादा से ज़्यादा, पर तुम्हारी आत्मा को तो संतोष हो जाएगा। तब से बैठी बैठी आंखों में गड़ रही थी ना। प्रभा को लगा कि सारे कांड की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है। ठीक है, और बोले कि जिठानी जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे तुम यह सब क्यों सुना रही हो। वह बच्ची को ना देने का हट करती रही। इसी खींचतान में बच्ची और जोर से रोने लगी। तो अंत में समर कहता है कि तुम दे दो भाभी को बच्ची। ये सब घटनाएं जो चलती रहती हैं और इधर वहाँ से भाग करके घर से निकलता है। अब जो है हम देखें क्या घटना घटी पार्क में। अचानक कहीं बहुत पास ही बंदूक चलने जैसी गगनभेदी आवाज़ से चौंक कर मैं इस बुरी तरह उछल पड़ा मानो मुझे निशाना बनाकर किसी ने बंदूक चलाई हो। लगा जैसे सो रहा था। इधर उधर देखा, पार्क के एक सिरे पर कुछ आदमी किसी को घेरे खड़े थे और देखा उसने कि एक घोड़ा है जिसको जो है गोली मार दी गई है। और अब देखिए क्या इसका रिजल्ट पता चलता है कि दरोगा जी का घोड़ा है, उसे बहुत प्यार करते थे, अब बहुत दिनों से बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था, सो उन्होंने क्या किया, मार दिया। अब समझ सोचता हूँ, अच्छा प्यार करते थे, बीमार था सो मार दिया, जिंदगी भर सवारी की और जब बीमार हो गया तो मार दिया। एक दिन यूं ही बूढ़े बाप को भी मार दिया देंगे। मैंने घृणा और गुस्से से मुंह बिचका कर कहा और भी जाने जाने क्या क्या कहता। तभी उस आदमी ने तिरस्कार से मेरी तरफ देखकर कहा, और जब बाकी सारी ज़िंदगी तड़पता और कष्ट पाता रहता तब ठीक था, अब 1 मिनट की तकलीफ़ हुई और बेचारा सारे दुखों से छुटकारा पा गया। किसी से कष्ट देखा जाता है, किसी से नहीं। मैं चुप होकर खिसियाना सा वहाँ से लौटा। अलग जाकर मैंने अपने
ठस माथे पर 2-3 बार हाथ मारा। यह मेरे दिमाग को आखिर हो क्या रहा है? जरा सी बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक ही तो है। यानी अब वो भौतिकवादी बन रहा है समर जो भाववादी भावना से सोच रहा था, धीरे 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 भौतिकवादी बन रहा है, जिसमें कोई भावना नहीं है, निर्मम होता है। भौतिकवादी लोग जो है पूरी तरह से निर्मम होते हैं, यंत्रवत होते हैं, मशीन की तरह, उनके लिए कुछ नहीं होता है। उसी तरह उस दिन शिरीष की बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बेचारा बिल्कुल ठीक ही तो बता रहा था, मेरा ही दिमाग कुंद हो गया है। ये लाइन आ सकती है, मेरा ही दिमाग कुंद हो गया है। इसे पूछा जा सकता है कौन ऐसा कह रहा है और कब कह रहा है। तो ये समर सोच रहा है कि उसका दिमाग कुंद हो गया है। कुंद यानी एकदम बेकार, काम नहीं कर रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अब जो है वो प्रैक्टिकली तार्किक रूप से कुछ सोच नहीं पा रहा है। इतनी सारी घटनाओं में वह अपनी भाववादी दृष्टि जो है रखी हुई। रात को 10 बजे जब मैं घर लौटा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लगा सिर में या तो गोबर भरा या कुछ है ही नहीं। बस माथे में जोर का दर्द हो रहा था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे, किवाड़ भिड़े हुए थे। भाई साहब या बाबूजी अभी तक बाहर से नहीं आए थे। मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला आया। अप्रैल बीत चुका था। सब लोग ऊपर छतों पर ही सोए थे। अपनी कोठरी में आकर बिना कपड़े उतारे ही एक और बिस्तरे पर जा पड़ा। भीतर गर्मी और उमस थी। आँखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बस यूं ही सूनी आँखों से छत को देखता रहा। तभी ना जाने किधर से प्रभा मेरे पास आकर बैठ गई। डरते डरते बाँ छू कर बोली, खाना नहीं खाओगे? मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भीतर से कहीं इसी क्षण के लिए आशंकित था। बिना कोई भाव दिखाया हिले डुले बोला, नहीं। तुमने खा लिया? नहीं। उसने मेरे माथे पर हथेली रखकर कहा और मैं सहसा प्रभा की गोद में मुंह गड़ाकर फपक उठा। प्रभा प्रभा बताओ हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? फपकना यानी फपक करके रो रहा था, एकदम बेवाल होकर। एक बात हम जान लें, भले ही समर जो है तार्किक होने के क्रम में है, लेकिन वह पूरी तरह से भाववादी है, जो है इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है, जिसको हम कहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।